बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना आदिल। आगाज़ में इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, आज के दिन की बात करते हैं, यौम इस्तेहसाल कश्मीर की बात करते हैं। बाद में मरकजी वॉक का इनेकाद किया गया। मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे की बात करते हैं, गैर कानूनी तसल्लुत की बात करते हैं, जिसको 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने भारतीय आइन के आर्टिकल 370 और 35 से मनसूख करके मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी और मुजाहिरों के डर से पूरी वादी को लॉकडाउन कर दिया। लाखों मासूम कश्मीरियों को घरों में महसूर किया और इसे दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया। बच्चों को तालीम हासिल करने से रोक दिया गया, बुजुर्गों के लिए अद्वियात बंद कर दी गई, खाना पानी और ज़रूरी अशिया की तरसील मुअत्तल कर दी गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया, दुनिया से राबते मुनक़ता कर दिए गए, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की गई, मावराए अदालत कत्ल का सिलसिला जारी है, नाम नेहाद फौजी ऑपरेशंस, पैलेट गन का इस्तेमाल, जबरी गुमशुदगियाँ और इज्तिमाई सज़ाओं जैसे मज़मूम हरबे और हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 7 सालों में सैकड़ों मासूम कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया है, ख़वातीन के सुहाग उजाड़ दिए गए हैं, बच्चों को यतीम कर दिया गया है, दहशतगर्दी समेत कई सख्त कवानीन नाफिज कर दिए गए, हज़ारों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुसलमानों को अक़लियत में तब्दील करने के लिए हिंदुस्तानियों को बसाने की मज़मूम कोशिशें जारी हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती का इरादा करते हैं। भारत ने जम्मू कश्मीर की तस्लीम शुदा मुतनाज़ हैसियत को तब्दील करने की कोशिश की। ऐसे भारतीय इक़दाम तनाज़े की कानूनी हैसियत को तब्दील नहीं कर सकते। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम में कहा कि यौम इस्तेहसाल पर हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार करती है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया को भारत के गैर कानूनी इक़दामात की याद दहानी कराना है। भारत ने गैर कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर की तस्लीम शुदा मुतनाज़ हैसियत बदलने की कोशिश की। इक़दामात आलमी क़वानीन और UN करारदादों की खिलाफ वर्जी हैं। यौम इस्तेहसाल पर फील्ड मार्शल, एयर चीफ, नेवल चीफ और अफवाज पाकिस्तान का कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के बहादुर लोगों के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा करती हैं। मुसल्लह अफवाज कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जिदोजहद की मुस्तकिल हिमायत का इरादा करती हैं। भारतीय फोर्सेस की मकबूजा कश्मीर में आबादियाती साख्त तब्दील करने की कोशिशें 22 से तशवीश है। आज़ादी की जिदोजहद में कश्मीरी अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और ये सिचुएशन है। इसके ऊपर मुल्क भर में आज तकरीबात का इनेकाद होगा, मुजाहिरे भी किए जा रहे हैं, कुछ वॉक्स की जा रही हैं कश्मीरियों के हक़ में। इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं हुर्रियत रहनुमा शमीम शाल साहिबा। बहुत शुक्रिया शमीम साहिबा आपके वक्त का। मकबूजा कश्मीर पर जो हम बात कर रहे थे, भारत के गैर कानूनी और गैर आइनी कब्ज़े को 7 साल हो चुके हैं और आज भी भारतीय तसल्लुत जारी है। आप क्या कहेंगे इस पर? मकबूजा कश्मीर में आपका किसी से राबता है? हालात इस वक्त वहाँ पर कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आज के दिन के हवाले से आप बहुत अहम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। जब 370 आर्टिकल को एब्रोगेट किया गया तो भारत ने ये बहुत पहले प्लान किया था। जो इस वक्त की हुकूमत है भारतीय जनता पार्टी, बल्कि 1949 में जब कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देने की बात हो रही थी और 54 में फिर ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए हुआ, उस वक्त सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट थे और उस वक्त जो होम मिनिस्टर थे और वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे पटेल, जो थे महाराजा पटेल, वो सख्त अपोज़ किया इसको। और इसी नैरेटिव को लेके जब 2012 में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में आई तो अपने अवाम के माइंडसेट को और अपने नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए हिंदुत्व आइडियोलॉजी को यहाँ पर लागू करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने कश्मीर की मुस्लिम पॉपुलेशन को
हिंदू पॉपुलेशन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे इक़दाम किए हैं, जिसमें 370 बहुत ही अहम था। ये 1947 में भी हुआ है, जब जम्मू मैसेकर होता है। वो एक मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया था, वहाँ मैसेकर हुआ है, लाखों लोग पुश बैक किए पाकिस्तान की तरफ और लाखों लोगों को उस वक्त कत्ल किया गया। तो 61 से 48 और 38% पॉपुलेशन वहाँ हिंदुओं की, मुसलमानों की हो गई। और आज कश्मीर के अंदर भी उनका यही इरादा है कि हम डेमोग्राफिक चेंज करेंगे और उसके लिए उन्हें 8 लाख के करीब लोगों को ये सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए स्टेट सब्जेक्ट्स। गोया बाहर से और इंडिया से जो लोग आना चाहते हैं वो ज़मीन खरीदेंगे, वहाँ कारोबार करेंगे और उससे क्या होगा कि वहाँ का कल्चर जो है, वहाँ की जो अपनी सकाफ़त है उसको ज़रब पहुँचेगी, मुस्लिम पॉपुलेशन कन्वर्ट हो जाएगी और पॉलिटिकल स्पेस उन्होंने ख़त्म कर दी है। आज के दिन हम देख रहे हैं कि वहाँ का स्टेटहुड नहीं है, वहाँ कोई कानून नहीं है, वहाँ कोई उनको ऐसा कोई जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट को, जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट है, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो कोई तब्दीली लाए या कोई छोटा सा एक पियोन को भी वो वहाँ पर एडजस्ट कर सके। उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। जब बाहर से उन्होंने हिंदुओं को यहाँ पर माइग्रेट कर दिया तो उससे भी वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। नौजवान जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासर हो गए इससे, इस 375 के आर्टिकल की एब्रोगेशन से। हमारा चूँकि जो राब्ता है वो यही बताते हैं कि खौफ और हिरास के साथ साथ तेज़ी से भारत कश्मीर के अंदर जो तब्दीली लाना चाहता है, इकोनॉमिक क्राइसिस करना चाहता है, वहाँ पर वो जो वहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्पेस है उसको ख़त्म किया गया है और लीडरशिप को जेलों में जाकर एक मायूसी की कैफियत वहाँ पर उसने खड़ी कर दी है और लोग मायूस है कि इस वक्त सॉरी टू कट यू शमीम साहिबा, मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। इस वक्त शमीम साहिबा हमारे साथ मौजूद है। शमीम साहिबा, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे इसमें वाकई कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी हुकूमत और जो पाकिस्तानी आवाम है उसकी सियासी, अखलाकी और सिफारती जो सपोर्ट है वो कश्मीरियों के साथ यकीनन है। हर साल 5 अगस्त को यौम इस्तेसाल हम मनाते भी हैं, रैलियाँ भी निकलती हैं। एक रैली अभी जो चल रही थी वो भी हमने अपने नाज़रीन के साथ शेयर की, लेकिन उसके कोई खातिर ख्वाह नताइज सामने नहीं आते। आपके ख्याल में हमें ऐसा क्या करना होगा कि कश्मीरियों के लिए कम अज़ कम कोई उम्मीद की किरण तो नज़र आए? देखिए, आज के दिन के हवाले से चूँकि बहुत अहम दिन है, आज यौम सियाह है, यौम इस्तेसाल का दिन है और इसलिए पाकिस्तान ने जितने भी इक़दाम किए हैं, डिप्लोमेटिकली किए हैं, उन्होंने पॉलिटिकली किए हैं, उन्हें मॉरली किए हैं, उन्हें लीगली किए हैं, उनने हिंदुस्तान के साथ ट्रेड बंद कर दिया है, उन्होंने तमाम जो सफारती रास्ते हैं वो मुनक़ता किए हैं उनके साथ। लेकिन उससे और आगे बढ़ के हमें पाकिस्तान से यही तवक्को है क्योंकि वो एक फरीक है और सबसे अहम फरीक है जिसके साथ कश्मीरी जुड़े हुई है। 2 फरीक, एक कश्मीर और पाकिस्तानी, दोनों एक बहुत मजबूत आवाज़ बन के इसको इंटरनेशनली जैसे उठाया गया है। उन्होंने डिप्लोमेट्स भी भेजे, उस पर हमें पूरा एतमाद भी है और हम सेटिस्फाई हैं कि पाकिस्तान ने बहुत सारे इक़दाम किए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें एग्रेसिव डिप्लोमेसी को और ज़्यादा एनहांस करना है और लोगों तक जो डोजियर्स होते हैं डेली बेसिस पर, जो हमने यूनाइटेड नेशंस में तकारीर सुनी है, डोजियर्स पेश किए गए हैं, हमें रोज़ाना की बुनियाद पर कश्मीर की सूरत हाल को उसी तरीके से तमाम यहाँ जो सफारत खाने हैं उनके सामने पेश करनी चाहिए जिस तरह से हमारे जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन ऑफिस के वो ब्रीफिंग देते हैं पाकिस्तान की सिचुएशन पर, कश्मीर की सिचुएशन पर भी उन्हें इसी तरह डेली बेसिस पर ब्रीफिंग देनी चाहिए क्योंकि तेज़ी से हालात तब्दील किए जा रहे हैं और ये हिंदुस्तान का मंसूबा है कि कश्मीर की आवाज़ को अगर दबाया जाएगा, लोगों को हरास किया जाएगा तो उससे आहिस्ता आहिस्ता जो ये मोमेंट है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की मोमेंट, ये ख़त्म होने का खुदा न खास्ता अंदेशा है। दुरुस्त, आप दुरुस्त कह रही हैं कि डिप्लोमेटिक महाज पर इंटरनेशनली पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, इस मसले को उठा रहा है। सफारती सतह पर जिस तरीके से मसला कश्मीर हल करने में हम कोशा हैं, पाकिस्तान कोशा है। मज़ीद आपके ख़्याल में पाकिस्तान को किन खतूत पर इक़दाम करने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि जो मसला कश्मीर है इसे उठाया जाए इंटरनेशनली बेहतर तरीके से और जो भारत का मकार चेहरा है उसे बेनकाब किया जाए दुनिया के सामने?
देखिए, हम देख रहे हैं 2025 में जब बुनियाद महसूस हो जाता है, पाकिस्तान ने हाई लेवल डेलीगेट्स भेजे हैं दुनिया में, और जो भारत ने पिछले 22 साल में एक नैरेटिव बिल्ड किया था पाकिस्तान के खिलाफ, टेररिज्म का लगाया था, दरअंदाजी का लगाया था, और उस हाई लेवल डेलीगेशन ने जब दुनिया के सामने पाकिस्तान का मसला मुकदमा रखा है तो वो डाइल्यूट हो गया, भारत का जो बयाना था वो डाइल्यूट हो गया। हम चाहते हैं कि जो वक़ार इस वक्त पाकिस्तान को मिला है, जो पजीराई दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान को हासिल है, उसको यूटिलाइज़ किया जाए मज़ीद कश्मीर के लिए, लोगों को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल मीडिया को, और ख़ुसूसन अपने मीडिया को एतमाद में लेके वो स्ट्रेटजी तब्दील करने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया को आगाह किया जाए, लोगों को बुलाया जाए, ब्रीफ किया जाए, जैसे मैंने पहले ही बताया, एवरीडे बुनियाद पर, रोज़ाना की बुनियाद पर, और वो जो डोजियर्स हैं जो इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल है उसको लोगों के सामने रखें। राइट, और इन इक़दामात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, और ऑलरेडी पाकिस्तान ये सब कुछ कर भी रहा है, मज़ीद कोशिशें तेज़ करनी चाहिए, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। अच्छा शमीम साहिबा, आप आखिर में आज के दिन के हवाले से कोई पैगाम जो आप देना चाहें? देखिए, मेरा पैगाम क्या है, हम उस मुतासरा कौम के यहाँ पर नुमाइंदे हैं जो इस वक्त सबसे बड़ी तशद्दुद का शिकार है। इस वक्त आपको मालूम होना चाहिए कि आज के दिन जब मैं आपके सामने अपना केस रख रही हूँ, कश्मीर के अंदर बेतहाशा हज़ारों के करीब पिछले 5 से 10 दिनों में गिरफ़्तार किए जा रहे हैं नौजवान, फॉल्स उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं, कश्मीरियों की शक की बुनियाद पर प्रॉपर्टियाँ डैमेज की जा रही हैं, और उसके साथ साथ जो हमारी लीडरशिप है उनको किसी न किसी तरीके से एक केस से लेकर दूसरे केस में उलझा कर उन्हें फांसी की सज़ा, या जैसे आसिया इंद्राबी साहिबा को 3 टाइम्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है, इन लाखों हज़ारों नौजवानों का मुस्तकबिल ख़तरे में है। मैं यही पैगाम दे दूँगी, जो आज का दिन है, आज के हवाले से इंडियन रिप्रेशन को, एट्रॉसिटीज़ को, बर्बरियत को पाकिस्तान के टेलीविज़न, पाकिस्तान के आवाम एक्सपोज करे। वो हमारे नुमाइंदे नहीं, हमारे सफारतकार हैं। जहाँ पर है हमारी उम्मीद है अल्लाह के बाद पाकिस्तानी आवाम से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शमीम शॉल साहिब हमारे साथ मौजूद थी, यौम इस्तिसाल कश्मीर पर बात कर रहे थे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। निर्मल प्रजा की ज़िंदगी पर फिल्म बनी और आखिरी सीन ब्रॉड पीक ने तय किया। क्या बात हो रही है जानते हैं सेगमेंट माइंड मैटर्स में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। ब्रॉड पीक आपने देखी होगी मूवी, और इसके अलावा आपने 14 पीक्स जो कि निर्मल प्रजा पे बनी हुई सीरीज़ है नेटफ्लिक्स, वो भी देखी होगी। लेकिन शायद वो आखिरी सीन आपके वहम गुमान में नहीं होगा कि वो आखिरी सीन क्या होगा, क्योंकि उन सीरीज़ में नहीं है वो सीन ब्रॉड पीक पे फिल्माया गया। जैसे मतलब वो ब्रॉड पीक का जो आखिरी सीन है वो उनका हिस्सा नहीं है, क्योंकि वहम गुमान में नहीं था कि ब्रॉड पीक पे दुनिया के इतने बड़े माउंटेनियर को यह हादसा पेश आएगा। जिस तरह के ब्रॉड पीक पे 10 कोपैमा जो हैं वो हलाक हुए, उसमें पाकिस्तान के सुहेल सखी भी शामिल हैं। निर्मल प्रजा जो है, इसके हवाले से एक्सप्रेसो जो है पिछले 5 साल से लगातार आपको हम उनके हवाले से सेगमेंट्स करते रहे, आपको अपडेट देते रहे कि कितने बड़े वो माउंटेनियर्स हैं। निर्मल प्रजा जो है वो बहुत ही एक कमाल दिमाग थे, एक अजीबो गरीब दिमाग थे। ये नहीं, उन्होंने एक ऐसा काम करने का सोचा जो कि इंसानी तसव्वुर से भी बाहर था। उसकी वजह यह है कि उससे पहले दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियाँ वो मुख्तलिफ़ स्टाइल्स में की जाती रहीं। मैस्टर ने उनको बग़ैर अल्पाइन स्टाइल में किया। बहुत सारे जो बहुत बड़े बड़े कारनामे वाले कोपैमा जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ अंदाज से ये की, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि 6 महीनों के अंदर ये 14 8000ers हो सकती हैं। 6 महीने 6 दिन के अंदर, और ये 6 दिन की कुछ वजह है, अदरवाइज़ ये 6 महीनों के अंदर हो जाना था। 6 महीने 6 दिन के अंदर निर्मल प्रजा जो हैं वो 14 दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ ना सिर्फ सर करते हैं, बल्कि उसमें जो स्टोरी है एक्चुअली एक ही टाइम पे, मतलब बहुत ही कम वक्त के लिए नीचे उतर रहे हैं। पाकिस्तान में उन्होंने बहुत सारे ऐसी चोटियाँ इस तरह सर की, बहुत कम वक्त के लिए नीचे उतरे और फौरी तौर पे अगली चोटी जो है वो सर करने चले गए। ये पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, लेकिन उस बंदे ने ये किया और 2019 में उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। अगर इस पूरे कारनामे को अगर आपने देखना है तो वो नेटफ्लिक्स पे जो इनके हवाले से जो मूवी बनी है 14 पीक्स नथिंग इज़ इम्पॉसिबल के नाम से, 14 पीक्स जो है उसको अगर आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 6 महीने की जो रेस थी
ये क्या रेस थी। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी, इसमें फाइनेंस इन्वॉल्व था, इसमें मुख्तलिफ मुल्कों की इजाज़त इन्वॉल्व थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें सिर्फ ये नहीं है कि एक जो माउंटेनियर है वो सिर्फ अपनी विल पावर, अपनी फ़िज़िकल जो फिटनेस है, ये तमाम चीज़ों को देखते हुए वो 14 की 14 जो 8000 है वो सर कर लेगा। इसमें जो वेरिएबल्स हैं, इसमें जो मुतग़य्यरात हैं, जिसमें मुल्कों की इजाज़त, मतलब क्योंकि चीन भी इसमें इन्वॉल्व, नेपाल भी, पाकिस्तान भी, ये तमाम ममालिक हैं, इसमें तमाम की इजाज़त। तो 6 महीनों के अंदर इसको मैनेज करना, यानी मैनेजमेंट की स्किल जो है वो भी बड़ी कमाल इसमें नज़र आती है। और उसके बाद ये 14 की 14 बुलंद तरीन चोटियाँ उन्होंने सर की। फिर उनका नाम एक और दफ़ा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गूंजा, और वो पाकिस्तान में गूंजा जब उन्होंने विंटर में K2 सर की। पहली दफ़ा था, और विंटर में भी उन्होंने K2 सर की, सर्दियों में। नर्मल परजा जो हैं उनके हवाले से कहा जा सकता है, मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें बड़ी कंट्रोवर्शियल हुई। एक नर्मल परजा का एक बयान था कि मैं डेथ जोन पे, यानी 8000 से आगे मैं पूरी ज़िंदगी रह सकता हूँ, और कुछ लोगों ने कहा कि ये बड़ा एक मुतकब्बर या वो मामला है। हालांकि ऐसा नहीं था, बल्कि वो ये कहना चाह रहे थे कि उनकी जो फिज़िकल फिटनेस है या वो जो उसकी जो सतह है वो इस लेवल पे है कि वो वहाँ पे बाकायदा रह सकते हैं। और जो 8000 जब मीटर आप क्रॉस करते हैं तो वो सबसे मुश्किल तरीन टाइम होता है, जिसको आप डेथ जोन कहते हैं। इसके हवाले से यानी उनकी एक स्पोर्ट्समैनशिप आपको समझें कि उसको आप अप्रिशिएट कीजिए कि वो ये कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे रह सकता हूँ। तो इससे इससे हमें आसानी हो जाती है ये समझने में कि कैसे उन्होंने 14 की 14 8000 जो हैं वो ना सिर्फ ये कि 6 महीनों 6 दिनों में की, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने फिर जो है वो विंटर में K2 एक्सपीडिशन भी की। अभी ये ब्रॉड पीक पे जा रहे थे, ये इनका शायद उस तरह स्केजुअल नहीं था जिस तरह इन्होंने ट्वीट की, लेकिन ये गए। अब ब्रॉड पीक पे जो मूवी बनी है, या इसके अलावा जो मूवी जो है 14 पीक्स नर्मल परजा पे बनी है, इन दोनों का एंड सीन जो है वो मिसिंग है, और किसी के वहम गुमान में नहीं था कि इसका एंड सीन जो है वो ब्रॉड पीक पे फिल्माया जाएगा। यानी आप जब आप आज देखेंगे नर्मल परजा की जब नेटफ्लिक्स की सीरीज़, या आप अगर ब्रॉड पीक पे मूवी देख लें, आप देखेंगे कि वो अधूरा है, उसका एंड अधूरा है, क्योंकि अब आपको मालूम है कि ब्रॉड पीक पे नर्मल परजा जैसा अजीम कोपैमा जो है वो फौत हो चुका है। और इसके अलावा आप देखेंगे दुनिया में अजीम तरीन कोपैमाओं की अजीब व गरीब बात है कि एक तरफ तो उन्होंने इतने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए, और जब हादसा होने लगता है तो वो एक ऐसी जगह पे होता है जहाँ वहम गुमान में भी नहीं होता। मिसाल के तौर पे हरमल बोल जो है, हरमल बोल ऑस्ट्रियन माउंटेनियर, जर्मन एक्सपीडिशन हेलीकॉप्टर के साथ जब ये नागा पर्वत जा रहे थे, नागा पर्वत सर किया, ये बहुत बड़ा कारनामा था। निस्फ सदी के बाद पहला शख्स जो नागा पर्वत की समिट पे बैठा हुआ था अकेला, और नीचे कितनी डेड बॉडीज़ थी आप इमेजिन कर सकते हैं। जो निस्फ सदी में जो कुछ हुआ वो अकेला था वहाँ पे, और आप अंदाज़ा लगाइए कि इस इतने अजीम कोपैमा की जो डेथ है ये चोगलिज़ा पे होती है, जो कि 7000 है, वहाँ पे होती है। तो इसमें आप कुछ नहीं कह सकते 7000 से ऊपर या 7000 से ऊपर, मतलब आप कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसमें नहीं है कि ये बहुत मुश्किल पहाड़ है या ये कम मुश्किल पहाड़ है। और नर्मल परजा के साथ भी ब्रॉड पीक पे, यानी ब्रॉड पीक को अगर आप देखें और नर्मल परजा को देखें तो इस तरह का माउंटेनियर और जहाँ पे इतना बड़ा हादसा, और ये किसको एक बहुत ही बुरा इत्तेफाक कहा जा सकता है। तो नर्मल परजा जो हैं इसके हवाले से अगर आपने देखना है कि क्या कमाल शख्स थे तो 14 पीक्स देखिए, ब्रॉड पीक देखिए। इसके अलावा जो है पाकिस्तान में तो बहुत सारी और मूवीज़ बनी हैं, जिस तरह वर्टिकल लिमिट है, फिर नागा पर्वत है, ये तमाम जो मूवीज़ हैं इनको देखिए, आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि माउंटेनियर्स क्यों बनते हैं, वो क्या वजूहत होती हैं, और फिर वो वहाँ पे क्या देखते हैं, ये क्यों खामोश होते हैं, ये क्यों कम गो होते हैं, ये क्यों इतने कंपोज्ड होते हैं, क्या ये फ़कत दौलत और शोहरत के लिए जाते हैं, जो कि हम एक पूरा सेगमेंट करेंगे और अब बताएंगे कि ये दौलत और शोहरत के लिए नहीं जाते हैं फ़कत। और मीनिंग ऑफ लाइफ है, वो फ़्लो स्टेट उन्होंने अचीव करनी होती है, सनसनी या लिविंग ऑन द एज, ये तीसरी चीज़ है जिसकी चक्कर में ये वहाँ पे ऊपर जाते हैं। नर्मल परजा जो हैं अजीम कोपैमा, एक्सप्रेसो जो है उनके हवाले से जो आपको अपडेट करता रहा, सेगमेंट्स हम करते रहे नर्मल परजा पे, तकरीबन 5-1 साल हो गए। और इसलिए हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि नर्मल परजा जो है वो कोई भी एक्सपीडिशन करते थे, जो उन्होंने जो भी कारनामे किए हैं वो एक्सप्रेसो में हम आपको बताते रहे। और आज ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि ब्रॉड पीक या
14 पीक्स का जो सीरीज़ है उसका जो आखिरी सीन है वो ब्रॉड पीक पे फिल्माया गया, या किसी के वहम गुमान भी नहीं था कि यहाँ पे ये फिल्माया जाएगा। नर्मल परिजा जो है उनकी जो लेगेसी है, नर्मल परिजा जो है जो आगे आने वाले यंग माउंटेनियर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। इस घंटे में भी आपके साथ डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है। टॉप ऑफ द आवर ज़रा बात कर लेते हैं ईरान यूएस वॉर की जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है उस पर बात करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी में बज़ाहिर कमी नज़र आ रही है और अमेरिकी इंतज़ामिया ने ईरान के साथ आबना हुर्मुज़ से मुतालिक बहुत जल्द मुआहिदा तय पा जाने की तवक्को भी जाहिर कर दी है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि आबना हुर्मुज़ के मामले पर ईरान के साथ मुआहिदा आज कल में तय पा सकता है। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत में पेशरफ्त हुई। आबना हुर्मुज़ के हवाले से ईरान के साथ मुआहिदे का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। और फिर दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ये कहना है कि तेहरान जंग को मज़ीद बढ़ाए बगैर अपनी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। ऐसा मुआशरा बनाना है जहाँ दुश्मन समाजी बरादरी को तक़सीम या तबाह न कर सके। दूसरी जानिब अरब मीडिया का दावा है कि ईरान इलाकाई निगरानी में आबना हुर्मुज़ खोलने पर आमादा हो गया है और ईरान ने आबना हुर्मुज़ से मुतालिक पाकिस्तान को मस्बत इशारे दे दिए हैं। कतर और ओमान की सालिसी में अमरीका और ईरान के राबते जारी हैं। वाशिंगटन और तेहरान में मुज़ाकरात आइंदा चंद रोज़ में अहम पेशरफ्त के करीब हैं और अरब मीडिया का ये भी कहना है कि आइंदा चंद घंटों में आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान मुतवक्के है। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उनका भी दौरा सऊदी अरब मुतवक्के है और उसमें भी मज़ीद पेशरफ जो है वो हो सकती है। उस पर हम सारी सिचुएशन पर बात करते हैं। मैं ज्वाइन कर चुके हैं मंसूर जाफ़र साहब, माहिर हैं मशरिक़ वस्ता उमूर के। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले ये जो बदलती सूरत हाल है इस पर बात कर लेते हैं। कभी धमकियाँ दी जाती हैं, कभी ये कहा जाता है कि मुआहिदा जो है वो बहुत करीब है और होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। आज जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुल जाएगी। सदर ट्रंप के बयान की बात भी कर रही हूँ, उसके बाद स्कॉट बेसेंट ने जो कहा, मार्को रूबियो ने जो कहा, वो भी हमने सुनवाया। कैसे देखते हैं सिचुएशन को आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपकी दावत का जी। देखिए जी, जहाँ तक तो इस जंग के मौजूदा करोफर का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त दोनों फरीक जो है वो काफ़ी हद तक एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अमेरिका अपनी जंगी अस्करी कुव्वत के इजहार के बाद और इस वक्त जो नैरेटिव की जंग उन्होंने शुरू कर रखी है उसका मकसद भी यही है कि किसी तरीके से अपने अवाम को यानी अमेरिकी अवाम को ये बावर कराया जा सके कि इस वक्त अमेरिका की पोजीशन जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है और बस उसी के नतीजे में ईरान जो है वो तमाम बातें मानने के लिए तैयार दिखाई देता है। मुझे असल में इस बात पर हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त ईरान का तर्जुमान जो है वो बनने की कोशिश करते हैं कि ईरान ये करने जा रहा है, ईरान वो करने जा रहा है। ईरान जो करेगा वो सारी दुनिया देख लेगी। आप अपने लोग अपने अमेरिकी अवाम की तर्जुमानी करें, अपना नैरेटिव बयान करें। आप ईरान के हवाले से जो मुशगाफिया करते हैं वो ना तो बतौर अमेरिकी सदर आपको जेब देती हैं और ना ही मैं समझता हूँ उसके जरिए आप दुनिया को गुमराह कर सकते हैं। अब ये जो इख्तिलाफ यकीन बैकएंड पे एक डिप्लोमेसी तो एक दिन के लिए भी नहीं रुकी। कतर भी उसमें शामिल रहा है, ओमान भी शामिल रहा है, पाकिस्तान तो यकीन सर रोज़ अव्वल से इस पूरे प्रोसेस के अंदर इंगेज है और उसने तमाम स्टेक होल्डर्स को इस पे ऑन बोर्ड लाने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि अब आबना हुर्मुज़ का खुलना एक लिहाज से उम्मीद अफजा बात है और उसको खोले बगैर ये मामला जो है वो आगे नेगोशिएशन बढ़ नहीं सकती, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया की तसादात को दोबारा से एक उसकी हिद्दत और शिद्दत पहुंचना शुरू हो गई है। ये उसी का नतीजा है कि इस वक्त अमेरिका ने अपना वो जो जंगी नैरेटिव है उसको थोड़ा सा शेल्फ किया है और मुज़ाकरात के हवाले से वो बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात का अमल जो है वो शुरू किया जाए। असल चीज़ यही है कि जिन बातों पर इत्तफाक किया जाता है उन पर अमल दरामद के लिए कोई ऐसा गारंटीड मैकेनिज्म नहीं है। यही वो बात थी कि जो रोज़ अव्वल से ईरान जिसके बारे में शाकी रहा है कि चाहे वो लबनान का सीज फायर हो या दीगर, उस वक्त भी यही मुतालबा किया जाता था कि हमें किसी न किसी तरीके से कोई ऐसा गारंटर जरूर मिलना चाहिए कि जो अमेरिका की खिलाफ वर्जियों या इस माहदे या मुफाहमत या खिलाफ वर्जियों के हवाले से उसको ट्रैक पे रख सके। लेकिन उस वक्त भी ये कमी महसूस की जाती रही और अब तो शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि इस पूरे प्रोसेस को सेफ गार्ड करने के लिए भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक मुफाहमत यादाश्त जो है वो कम से कम अमेरिका को और इसराइल को तो इस बात का पाबंद नहीं बनाती
कि वो अपने किए हुए वादे और अपने किए हुए कमिटमेंट्स है वो ईरान के हवाले से पूरी कर ले। अभी आपके इल्म में होगा कि रिसेंटली ये जो अर्बाइन का जिसे आप कहते हैं जो 40वें के मौके पे जी एक ट्वीट जारी हुई है, आपके इल्म में होगा कि वो जो मरहूम अली खामेनेई है उनके अकाउंट से जारी की गई, ट्विटर अकाउंट से जारी जी की गई, और उसमें यही इसी अज़्म का इजहार किया गया है कि जो ईरान का एक मौक़िफ़ है अपना हॉर्मुज़ के हवाले से, दीगर इशूज के हवाले से, तो ये एक लिहाज से मैं समझता हूँ उस बात को या उन अफवाहों को खत्म करने के लिए कोशिश की गई है कि जिसमें कहा जाता था कि शायद वहाँ पे कोई तफरीक पाई जाती है, कोई इख्तिलाफ राय पाया जाता है हुकूमती हलकों के अंदर, अच्छा बिलखुसूस जो सदर पेज़ेश्कियान है उनके हवाले से, के इस्तीफे के हवाले से भी बातें बिल्कुल गर्दिश करती उन्होंने रही हैं। उसकी तरदीद भी कर दी। लेकिन मंसूर साहब आप ये बात तो है कि वहाँ भी हार्ड लाइनर्स हैं और सॉफ्ट लाइनर्स हैं। हार्ड लाइनर्स का मौक़िफ़ कुछ और है और वो किसी और तर्ज पर किसी और पॉइंट पर बात करना चाहते हैं, अगर करना भी चाहते हैं तो। लेकिन जो सॉफ्ट लाइनर्स हैं वो यही चाहते हैं कि जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में रहे और जंग को मज़ीद बढ़ाए बगैर ईरान जो है वो अपनी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ भी करता रहे, जिस तरह से ये सदर मसूद पेज़ेश्कियान की स्टेटमेंट भी है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन हो पाएगा? और जिस तरह से अरब मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि ईरान राजी हो चुका है कि वो अपनी इलाकाई निगरानी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलेगा, और इसके ऊपर सदर ट्रंप भी क्या मुत्तफ़िक हो जाएंगे? ये पॉइंट है जिस पर बात अभी हो जाएगी। और ये जो हम देख रहे हैं कि अभी फ़िलहाल जो जंगबंदी हुई है ये मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो सकती है। देखिए, जहाँ तक तो अपना हॉर्मुज़ के खुलने का ताल्लुक है तो वो यकीनन इस वक्त ईरान की कोशिशों और ईरान की यकीन दहानियों के बिना पर एक कुंडी है। उनके पास ना अमेरिका के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है कि इसको वो खुलवा सके। उन्होंने अपनी अस्करी कुव्वत इस्तेमाल करके भी देख ली है, उसका कोई फायदा नहीं है, वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित होती है क्योंकि उसके नतीजे में फिर चीजें जो है वो ज्यादा खराबी की तरफ जाती है। उन्होंने ओमान को इस पूरे कज़िये के अंदर जो है अपना हमनवा बनाने की कोशिश की और कुछ जहाज उनकी तरफ से गुजारने की कोशिश की। आपने देखा कि उस पर ईरान का बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल हुआ। ईरान ने नताइज की परवाह किए बगैर जो है एक कतरी और सऊदी टैंकर को निशाना बनाया, जिसके बाद ये पूरा लिटअप जो है इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपके सामने रूनुमा हुआ है। ऐसे में अब ईरान ही के पास वो शाह कुलीद है, वो कुंजी है जिसके नतीजे में आबनाए हॉर्मुज़ खुलेगी। इस वक्त जो बात समझने की है ईरान के लिए भी और अमेरिका के लिए कि कम से कम जो मुफाहमती याददाश्त के लिए जो 60 दिन की डेडलाइन मुकर्रर की गई थी उस दौरान तक स्टेटस को बरकरार रखा जाए, चीजों को स्मूथली चलने दिया जाए ताकि कम से कम वो जो एक बैकलॉग है वो निकल जाए। उसके बाद मामला जो है उसको फाइन ट्यून किया जा सकता है, जॉइंट कंट्रोल की बात की जाए। लेकिन इस वक्त ईरान जो है वो इस बारे में जितनी भी तजावीज़ डिस्कस हुई हैं, चाहे वो ओमान के हवाले से हो या कोई वर्ल्ड कंसोर्शियम के हवाले से हो, उन तमाम के बारे में उसके कंसर्न बहुत ज्यादा सख्त है। वो इस वक्त ओमान पर भी एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि ओमान ने जो लेटली मैनूवरिंग की है इस पूरे कज़िये के अंदर, उससे खदशा यही है कि वो शायद अमरीकी या इसराइली नफूज के अंदर बहुत ज्यादा फैला गया है, जिसकी वजह से शायद वो ईरान को भी इस पूरे इशू पर कॉम्प्रोमाइज के लिए मजबूर करने के लिए बात कर रहा है। अगरचे इस बात की कोई एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ कराइन ऐसे बताते हैं कि जिससे ये लग रहा है कि मामला खराबी की तरफ जा रहे हैं। और यही मैं समझता हूँ कि इस वक्त कज़िया है कि जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आबनाए हॉर्मुज़ तसलसल के साथ जो बंदिश का शिकार चली आ रही है और उसका यकीनन जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो दुनिया भर पर जैसे पहले महसूस किया गया है अब भी उसी अंदाज से महसूस किया जा रहा है। क्योंकि आप तेल में है कि जब $100 से ऊपर जो खाम तेल की कीमत आलमी मार्केट में जाती है तो अमेरिका के अंदर हाहाकारी मचती है, खासतौर पर उनका जो बिजनेस कंसर्न, उनके एंटरप्रेन्योर्स वो छोड़ डालते हैं। फिर उन्हीं के हाथों मजबूर होकर डोनाल्ड ट्रंप साहब कभी ईरान के तर्जुमान बन के आबनाए हॉर्मुज़ को उड़ाने की कोशिश करते हैं, कभी वो अपनी अस्करी धमकियां देके ईरान को इस बात पर कायल करने की कोशिश करते हैं कि वो ये सारी चीजें खोलें। क्योंकि ये एक बैरोमीटर है, आप समझ लीजिए कि $100 से ऊपर तेल का जाना इसका मतलब है कि खतरे की घंटी बज रही है। अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो मामला जो है वो अमेरिका के अंदर भी खराब हो सकते हैं। और ऐसे मौके पे कि जब दोनों इसराइल और अमेरिका इस वक्त इंतखाबात के बिल्कुल थ्रेशोल्ड पे खड़े हैं, मरहले पे खड़े हैं, एक में कौमी इंतखाब होने और दूसरे में उनका सेनेट का इंतखाब होना है, कांग्रेस का इंतखाब होना है, बिल्कुल बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसी तरह नेतन्याहू के लिए उससे बड़ा चैलेंज है कि उनका सियासी सर्वाइवल भी इसी बात पे पोशीदा है कि वो अपनी सीट को रिटेन करें ताकि वो इस जो गजा के अंदर के मामला हैं उनको भी बुनियादी तौर पे टेबल पे लाया जाना मकसूद है, खासतौर पे
हमास ने जिस अंदाज से कंट्रोल हवाले किया है, अब उनका वो जो मुतबादल है वो आज तक गजा के अंदर नहीं आ सका, इसराइल उन्हें आने नहीं दे रहा है। ये वो सारी चीजें हैं कि जो इस वक्त, और ऐसे मौके पे कि जब ये सारे कसिए स्टैंड स्टिल है, कल जो गजा के अंदर 112 लोगों का इज्तिमाई जनाजा हुआ है, ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा है। ये वो लोग हैं जो इसराइल की एक कार्रवाई के नतीजे में बल्कि तले दब गए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं मंसूर साहब कि ये इस सारी चीज़ से ना सिर्फ ये दोनों ममालिक बल्कि तीनों ममालिक मुतासर होंगे, पूरा रीजन मुतासर होगा। तो डेफिनेटली दोबारा जो मुज़ाकरात हैं उनकी तरफ जाना चाहिए। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। जिस तरह से हमें पता है कि माँ का कोई नेमोल बदल नहीं होता, बिल्कुल उसी तरह से ग़िज़ाई एतबार से माँ का जो दूध है उसका भी कोई नेमोल बदल नहीं होता। माँ का दूध जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बेहतरीन ग़िज़ा और कुदरत का अव्वलीन तोहफ़ा है। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनके लिए कोई भी नई ग़िज़ा या जो है वो माँ के दूध से करीब तर तो हो सकती है, लेकिन उस जैसी बिल्कुल नहीं हो सकती। आलमी इदारा सेहत इस बात की तजवीज़ करता है कि बच्चों को 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाए। ये ना सिर्फ बच्चों की नशोनुमा को बढ़ाता है बल्कि साथ ही साथ बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़त और माँ और बच्चों के दरमियान जो बॉन्डिंग है उसको भी बढ़ाता है। बच्चे को कई लातादाद जो बीमारियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ने में प्रोटेक्शन फ़राहम करता है, इम्यूनिटी फ़राहम करता है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 37% माएँ ऐसी हैं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये जो वीक है, यानी ये जो हफ्ता है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मदर फीडिंग वीक के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। इस हफ्ते को मनाने का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चों के लिए माओं के दूध की अहमियत को उजागर करना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है। इस पर हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा खावर साहिबा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? जी थैंक यू सो मच, वेरी वेल, थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, जिस तरीके से अभी मैंने बात की, ये मदर फीड वीक जो सेलिब्रेट किया जाता है, बेसिक इसका मकसद तो यही है ना कि ये बावर कराया जाए या ये अवेयरनेस फैलाई जाए कि जो माँ का दूध है वो बच्चे के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कितनी इम्यूनिटी बच्चे में आती है, और किस एज तक बताइएगा कि ज़रूरी है कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाए। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये फोरम प्रोवाइड किया इस बहुत ज़रूरी और अहम नुक्ते पे बातचीत के लिए। और दूसरा, मुझे आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह माँ का कोई नेमल बदल नहीं, इस तरह माँ के दूध का कोई नेमल बदल नहीं। अच्छा देखिए, ये तो फिर जब से इंसान पैदा हुआ है, इंसानी बच्चा माँ के दूध से ही स्टार्ट लेता है। ये तो पिछले कुछ दहाइयों में या पिछली एक सदी में आप कह लें कि ये कमर्शलाइज हुआ और कमर्शियल फार्मूलाज की चॉइस हमारे पास अवेलेबल हुई। लेकिन अभी भी जितनी भी तहकीक हुई है और हो रही है, इससे यही साबित होता है कि माँ के दूध का कोई नेमल बदल नहीं है। और WHO, यूनिसेफ, जितने भी आलमी इदारे जो बच्चों की सेहत जिनका एजेंडा है, वो यही रेकमेंड करते हैं कि बच्चे को माँ का दूध पैदाइश के 1 घंटे के अंदर अंदर शुरू करा दिया जाए, और जिसको अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कहा जाता है। और इसको यूनिवर्सल होना चाहिए। यूनिवर्सल मीनिंग कि रिकमेंडेशन ये कि 100% बच्चे जो पैदा हो रहे हैं घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध लेने लगें। और दूसरा जो एक अहम नुक्ता वो उठाते हैं वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि 6 माह तक बच्चे को किसी और ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं सवाए माँ के दूध के, हत्ता के पानी की भी ज़रूरत नहीं, अगर बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमारे लिए यूनिसेफ और WHO सेट करता है। अब बदकिस्मती से जो हमारा मुल्क है इन ऑब्जेक्टिव से बहुत पीछे है। जो अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग मैंने आपको बताया कि 1 घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध शुरू करा दिया जाए, अगर हम अपने फिगर्स देखें तो वो 18 से आप समझें 20 से 40% सिर्फ बच्चे हैं हमारे जिनको अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है, और तकरीबन इतने ही % होंगे 40-50% जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। तो ये फिगर्स हमारे बहुत कम है और इसमें हम सारों को मिल के कोशिश करने की ज़रूरत है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। रीज़न क्या है? रीज़न क्या मेजरली, क्योंकि आप तो काउंसलिंग भी करती हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता है। क्या फैमिली का कोई प्रेशर होता है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो फीड ही नहीं कर रहे होते, उस पर डेफिनेटली टाइम भी लगता है, और उस टाइम में कुछ मिथ्स भी हैं हमारी फैमिलीज़ की बड़ी पुरानी जो चलती हैं, जो कि बहुत एजुकेटेड फैमिलीज़ में भी मैंने देखा है कि उनको फॉलो किया जाता है। तो किस तरीके से काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, और रीजंस मेजरली आप
आपके सामने अभी तक क्या क्या आई हैं? जी देखिए, कुछ तो रियल प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम एक तरफ रख देते हैं, वो बहुत थोड़े हैं। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो मिसकंसेप्शन के, यानी समझने की गलती होती है। अब एक जो बहुत कॉमन चीज़ हम देखते हैं जब हम कहते हैं अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के घंटे के अंदर अंदर माँ बच्चे को अपना दूध देना शुरू कर दे, वो उस वक़्त वालदा की माँ के आसपास जो रिश्तेदार, और मैं ये नहीं कह रही किसी दुश्मनी की बुनियाद पे वो कहते हैं, वो वेल मीनिंग होते हैं, उनका वाकई ये ख्याल होता है। वो कहते हैं जी माँ बहुत थकी हुई है, वो अभी डिलीवरी के प्रोसेस से गुजरी है, वो सो रही है, उसको रेस्ट करने दें, ठीक है डॉक्टर साहब हम पिला देंगे, लेकिन अभी हम बता दें, हमें इसका अल्टरनेटिव बता दें। और आप जितना मर्जी उनको समझा दें कि नहीं वो ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, अगर माँ सो भी रही है आप उसकी इतनी मदद करें कि बच्चे को ब्रेस्ट के करीब ले जाएं, वो खुद ही लैच ऑन कर लेगा। लेकिन उस वक्त लोग विलिंग नहीं होते, और मे बी इट्स वेल मीनिंग। अच्छा, जब ये करते हैं और बॉटल फीड बच्चे को मिलती है तो फिर एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं निपल कन्फ्यूजन। उसमें जो बॉटल का निपल है उसकी शेप बिल्कुल और है, माँ की ब्रेस्ट निपल की शेप बिल्कुल और है। बच्चे को जब बॉटल के निपल की आदत पड़ती है, इट्स ईजियर टू फीड, उसमें से दूध आराम से गिरता है। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बच्चे को ज़रा जोर लगाना पड़ता है, जो उसके लिए ज़रूरी भी है क्योंकि उसके ये फेशियल मसल्स और सकिंग के मसल्स बेहतर होते हैं। तो फिर बेबी में एक निपल कन्फ्यूजन शुरू होती है। उसके बाद मदर्स फीड कराना भी चाहें तो बच्चे लैच ऑन नहीं करते, फिर प्रोसेस और मुश्किल हो जाता है। फिर कुछ मदर्स को ये ख्याल होता है कि हमारा फीड सफिशिएंट नहीं आ रहा। अब देखिए, माँ का दूध तो कोई नाप नहीं सकता, और ये भी कुदरत की तरफ से एक निज़ाम है कि पहले एक हफ्ते में बच्चे की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती, जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो मदर प्रोड्यूस कर रही होती है। और मदर का दूध उतरता भी तब है जब बच्चा सकल करना शुरू करता है। तो ये एक बड़ा नेचुरल है प्रोसेस, इसको थोड़ा सा समझने की और मदर्स को थोड़ा सा इनकरेज करने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, और डॉक्टर साहिबा, जिस तरीके से ये अभी हम देख रहे हैं कि किस एज तक, 6 मंथ्स तक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। इस सारे प्रोसेस के दौरान जो मदर्स हैं जो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, उनको खुद अपना ख्याल रखने की कितनी ज़रूरत होती है, और उनकी डाइट जो है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी भी सेहत का ख्याल साथ साथ रखें? जी, ये आपने बड़ा अच्छा नुक्ता रेस किया, ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें ना सिर्फ मदर की फ़िज़िकल वेलबींग, यानी वो खुराक अच्छी ले रही हो, मेंटल वेलबींग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उस वक़्त वो जो कुछ हफ्ते होते हैं पैदाइश के बाद के, उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि मदर हर किस्म की फ़िक्र से आज़ाद हो। जो हमारा छिले का कॉन्सेप्ट है 6 हफ्ते का, मैं ये समझती हूँ वो इसीलिए बना था कि 6 हफ्ते के लिए माँ और बच्चा उन्हीं की बॉन्डिंग, और माँ को किसी और तरफ ना लेके जाया जाए। अब मसला ये, बहुत सी हमारी मदर्स वर्किंग हैं, वर्क प्लेस ये नहीं समझती, जल्दी जाने का उनको स्ट्रेस टेंशन होती है। बाय द वे, स्ट्रेस से भी ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कम होती है। मदर को क्या ग़िज़ाएँ चाहिए? बहुत ज़्यादा नहीं। मदर्स को मेरी एडवाइस ये होगी कि एक्स्ट्रा दूध, 2-3 एक्स्ट्रा कप्स ऑफ मिल्क, इससे ज़्यादा कोई उनको किसी ख़ास पंजीरी की, किसी और एक्सपेंसिव डाइट की ज़रूरत नहीं। ठीक है। और डॉक्टर साहब, जब हम देखते हैं कि जो बच्चे जो किसी भी रीज़न की वजह से मदर फीड पर नहीं होते, उनकी हेल्थ किस तरह से मुतासिर होती है? उनकी इम्यूनिटी क्या दूसरे बच्चों की निस्बत कम हो जाती है? जी डेफिनेटली। देखिए, ब्रेस्ट मिल्क के जो बेनिफिट्स हैं वो बेशुमार हैं, और अभी तक सारे डिस्कवर भी नहीं हुए। इसमें नई नई चीज़ें हमें पता चल रही हैं। एक तो जो मोटी चीज़ें जो सारों को पता है, एक स्टेराइल है, आप किसी बॉटल में नहीं डालें, आपको बॉटल को वॉश स्टेरलाइज नहीं करना पड़ रहा, टेम्परेचर उसका कंट्रोल है, आपको किसी बेबी उसमें बॉटल बाथ में नहीं डालना पड़ रहा, डायरेक्टली स्टेराइल एक फ्लूइड बच्चे के पेट में जा रहा है। दूसरा, माँ के दूध में बहुत से अज्जा ऐसे हैं, जिस तरह इम्यूनोग्लोबुलिन्स, IgA हम कहते हैं, जो डायरेक्टली बच्चे की गट इम्यूनिटी, इंटेस्टाइन्स की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है। दूसरा, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, ह्यूमन मिल्क ऑलिगोसैकेराइड्स। अब ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे मैं आपके साथ पूरा एक प्रोग्राम कर सकती हूँ, और ये सारे बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करते हैं, उसमें फ्यूचर में एलर्जीज़ को कम करते हैं, मेंटल ग्रोथ को इन्हांस करते हैं, और फिर इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो बॉन्डिंग से होता है, वो भी बच्चे की न्यूरोनल डेवलपमेंट के लिए बहुत, उसका भी बहुत फ़ायदा है। तो इसके फ़ायदे तो बेशुमार हैं, कुछ हमें पता है, कुछ अभी तक तहकीक हो रही है। और मज़े की बात यह है कि जो बच्चे प्रीटर्म पैदा होते हैं उनकी ब्रेस्ट मिल्क कॉम्पोजिशन फ़र्क होता है मदर्स का। जो बच्चा बड़ा होता है उसकी नीड्स के मुताबिक मदर का ब्रेस्ट मिल्क कॉम्पोजिशन भी चेंज होता है। तो ऑब्वियसली आप फार्मूला में से तो वो सारा कुछ नहीं हासिल कर सकते। सो देयर इज़ नो कंपैरिजन, मतलब इसकी अफादियत पे तो मेरा ख्याल है घंटों के घंटे बोला जा सकता है। क्विक मैसेज फॉर मदर्स, क्या कहना जी, मेरा पैगाम माओ को ये कि हैव कॉन्फिडेंस, आपका दूध आपके बच्चे के लिए बेहतरीन है और इससे बेहतर उसकी कोई ग़िज़ा नहीं।
जो मिकदार है वो शुरू में आपको कम लगेगी, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब बच्चे को आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराएंगी तो आपके दूध में भी उसी तरीके से इजाफा होगा। जूं बच्चा बड़ा होगा आपके दूध की कॉम्पोजिशन में बच्चे को सूट करने के लिए उसी तरह चेंजेस आएंगी। तो इससे बेहतरीन आपके बच्चे के लिए कोई ग़िज़ा नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर तैयबा खावर भट्ट साहिबा। जिस तरीके से इस वीक की जो अफादियत है इस पर हम बात कर रहे थे, उसके साथ हमने यही बात की है कि माँ के दूध का कोई नेमुल बदल नहीं है, तो बच्चे को 6 माह तक सिर्फ़ और सिर्फ मदर फीड जो है वो देनी चाहिए। ये उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट की, और आपको ये बताएं कि पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान ने 266 रन 2 विकेट से अपनी पहली इनिंग्स आगे बढ़ाई। कप्तान बाबर आजम 88 रन बनाकर रन आउट हो गए। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 4 साल के बाद सेंचुरी बना लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। डेब्यू करने वाले ओवैस जफर 1, सलमान अली आगा 0 और मोहम्मद रिजवान 18 रन बनाकर आउट हुए। साजिद खान 30 रन बनाकर आउट हुए। अली उस्मान की बात करें तो 10 रन उन्होंने बनाए। उबैद शाह और मोहम्मद अली 0 पर आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक 160 रन की इनिंग्स खेलकर नाकाबिल शिकस्त रहे। यूं पाकिस्तान की जो पूरी टीम है पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज़ के 344 रन के जवाब में 387 रन बनाकर आउट हुई और 43 रन की बर्तरी हासिल की। वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान के खिलाफ 43 रन के खसारे से दूसरी इनिंग्स का आगाज़ किया और वेस्ट इंडीज़ का टॉप ऑर्डर पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने जमकर बैटिंग ना कर सका और एक के बाद एक बैटर पवेलियन लौट गया। तीसरे दिन के इख्तिताम तक वेस्ट इंडीज़ ने 6 विकेट पर 103 रन बना लिए और इसे पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी इनिंग्स में 60 रन की बर्तरी हासिल हो गई है। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की जानिब से साजिद खान ने 4 और अली उस्मान ने 2 विकेटें हासिल की हैं। इस पर हम मजीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं सैयद मोहम्मद उवैस, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम उवैस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओवैस, सबसे पहले ज़रा किंग बाबर आजम की ही बात कर लेते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 4 साल बाद जो सेंचुरी है वो बना लेंगे और हमें लग रहा था कि वो ख़ुद भी ये चाह रहे हैं जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। ये अनफॉर्चुनेट है क्योंकि जब आप बाबर आजम की बात कर लें तो उनके लिए मैं कहता हूँ जो बड़े स्कोर हैं, खास करके जब दूसरा दिन स्टार्ट होता है तो वो नाइटमेयर ही रहा है। इससे पहले अगर आप 2022 में चले जाएं न्यूजीलैंड के खिलाफ, बाबर आजम ने जब 161 किया था स्कोर अपना पहले दिन, तो जब दूसरा दिन का खेल स्टार्ट हुआ तो यही सूरत हाल थी कि वो 161 पे आउट हो गए थे। तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी जब 86 उन्होंने स्कोर किया, जब इनिशियल डे स्टार्ट हुआ तो मुझे भी था कि नर्वस जरूर होगा क्योंकि जो पहला दिन होता है, क्योंकि जब आपका एक मोमेंटम बना होता है, जब उसमें ब्रेक है तो डेफिनेटली साइकोलॉजिकली और बॉडी अपना लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज आपको नजर आती है दूसरे दिन में जब आप एंटर होते हैं। अनफॉर्चुनेट था वो जो रन आउट हुए हैं, वो बनता नहीं था रन जिस तरीके से मिस कैलकुलेशन की गई, लेकिन कल 2 प्लेयर्स को दाद देनी पड़ेगी। अब्दुल्ला शफीक, हमने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी उनको किया कि जीएसएल के अंदर आपको पता है इस वक्त उनकी परफॉर्मेंस आज सच अच्छी नहीं थी लाहौर कलंदर के लिए, पीएसएल के अंदर भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि जो राइट प्लेयर है वो द राइट मैन, खास करके जो उसका एक बनता है टेस्ट स्क्वाड की बात करें, वनडे प्लेयर की बात करें तो बड़ा एक जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस आपको कल भी नजर आई। वो प्लेयर है जो कि वापस जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है, क्लब क्रिकेट भी फ्रीक्वेंटली अब्दुल्ला शफीक ने खेली है, टेक्स्ट बुक प्लेयर। कलियन बिशॉप ने आपको पता है वो सियालकोट का भी सारा बीच में लेके आए सारा वाक्य, तो बड़ा मजा आ रहा था उनको कल देखते हुए। साजिद खान को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, चाहे वो बॉलिंग की वजह से हो चाहे उनकी बैटिंग, जो कल उन्होंने बड़ा एक रेसिलियंस दिखाई है वेस्ट इंडीज बॉलर्स के खिलाफ, बड़ा एक जबरदस्त अपना उन्होंने पावर पैक अपना एक पार्टनरशिप बना के रखी है। तो पाकिस्तान कमांडिंग पोजीशन में इस वक्त आपको नजर आ रहा है, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट डर भी लगता है क्योंकि कल भी आपने देखा कि बड़ी जल्दी आपकी विकेट्स जो थी हैं वो जो ब्रेक थ्रू बीच में आपको जब बाबर आउट हुए उसके बाद एक लाइन आपको नजर आई लगते हुए साजिद खान के बाद, तो थोड़ा सा डर जरूर लगता है पाकिस्तान की सूरत हाल देखते हुए कि जब आपने चेजिंग साइड पे जाना है और वेरिकर ने जिस तरीके से बॉल अपना उनका वो ग्रिप भी कर रहा है, अगर आप उनको देखें स्पिन करते हुए तो उनका बड़ा एक जबरदस्त अपना उनका आग भी बीच में मिल रहा है। तो आसान होने वाला नहीं है, लेकिन उम्मीद बरकरार अल्लाह करे कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो। इंशाल्लाह। हमारी तो दुआएं ही हैं। क्रिकेट फैंस आपको पता है दुआओं के लिए तो रखे हुए हमारी टीम ने, हम तो यही कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपने साजिद का जिक्र किया, डेफिनेटली जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, हम देख रहे हैं बड़े लंबे अरसे से, वैसे पाकिस्तान में कोई सीरीज़ हो या इंटरनेशनल सीरीज़ हो, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त जारी है और ख़ास तौर पर जो नुमान और साजिद एक जाल बिछाते हैं वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। क्या कहेंगे, जो दोनों हमारे पास ये हमारे स्टार्स ही हैं, इनके ऊपर किस हद तक आगे भी हम रिलाय कर सकते हैं?
देखिए साजिद खान और अली उस्मान, क्योंकि अली उस्मान ने बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, उसने परफॉर्मेंस भी उसकी आपके सामने, और कल वो बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान को वापस मैच के अंदर लेके आए थे। क्योंकि ये बात हो रही थी कि अगर हम कामयाब हो जाते हैं लीड लेने में, मुझे था कि अल्लाह करे कि हम 100 रन की लीड लें, लेकिन जो लीड हमने ली है उसने भी काफी हद तक प्रेशर वेस्ट इंडीज के ऊपर बना के रखा था। वो कल बैटिंग में भी उनकी नजर आया था। कुछ रिकॉर्ड्स कल अच्छे बने। अगर आप अब्दुल्ला शफी की बात करें, वो पहले पाकिस्तानी प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने 150 रन प्लस जो इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, जब से वो स्टार्ट हुआ, हिस्ट्री की बात करें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, तो वो बनाने में कामयाब हुए हैं। वैसे तो हम उस दौड़ से बाहर हो चुके हैं, लेकिन आपका सबसे बड़ा जो इस वक्त वरी वाला मामला है वो है आपका मिडल ऑर्डर, क्योंकि मिडल ऑर्डर फ्रीक्वेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा। आप सलमान अली आगा की बात करें, कल जिस तरीके से वो आउट हुई क्योंकि बॉल थोड़ा अंदर निप हुआ है उनकी, आप बैट एंड पैड की बात कर लें या आप उनके फुटवर्क की बात करें तो बिल्कुल स्टिल पोजीशन में थे। मुझे समझ नहीं आ रही कि उनके दिमाग में क्या चीज चल रही थी। रिजवान की आप बात करें, रिजवान जितने प्रेशर में इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, खास करके जब आप बैकएंड की बात करते हैं, रोहेल बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, गाजी गोरी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अलावा हसीबुल्ला लिमिटेड फॉर्मेट्स के अंदर बड़ा तगड़ा एक प्लेयर मौजूद है, तो वो प्रेशर भी उन पे बिल्ड हो रहा है, क्योंकि यही फॉर्मेट है जिसके अंदर आप रिजवान को अब देखते हैं। बाकी फॉर्मेट से तो रिजवान ऑलमोस्ट आपको पता है इस वक्त कट ऑफ हो चुके हुए हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिस पे पाकिस्तान को काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर यहाँ पर इन केस पाकिस्तान को अगर 150 या 200 करने में अगर वेस्ट इंडीज आपको दे देता है चेज करने में, तो मैं फिर कह रहा हूं आसान इसलिए नहीं होता क्योंकि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है खास करके चौथी इनिंग्स के अंदर, हम बहुत जल्दी लेकिन याद है लास्ट टाइम भी 200 ही था। यही मैं कह रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारी सूरत हाल। जब एक दफा हमारी बैटिंग कोलैप्स करती है तो आपको पता है वो अचानक ही हालात जो उनसे हैं वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका मिडल ऑर्डर किस तरीके से उस इनिंग्स को लेके चलता है, क्योंकि अमेरिकन जिस कॉन्फिडेंस के साथ बॉलिंग करवाएंगे, क्योंकि वो बड़ा कॉन्फिडेंट है, पहली इनिंग्स में उनको सपोर्ट भी काफी विकेट से मिला है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आप किस तरीके से पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं, अवैस की बात कर लें, अजान की बात करें, या उसके अलावा आप बात कर लें बीच में अब्दुल्ला शफीक हैं, वो किस तरीके से इनिंग्स को ग्राफ्ट करते हैं। लेकिन उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतने में कामयाब होगा। राइट अच्छा वैस इस सीरीज के जिस तरीके से हमने मूड देखा अपनी टीम का, हमें लगा कि एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं हमारे प्लेयर्स, और जिस मोमेंटम से वो चल रहे थे और जिस तरीके से पहले दिन का खेल रहा और उसके बाद फिर जो परफॉर्मेंस रही वो हमारे सामने ही है, आपको भी यूँ महसूस हुआ कि वाकई एग्रेसिव क्रिकेट जो थी वो हमारे प्लेयर्स खेल रहे थे? देखिए कल अच्छा एक लगा कि जब अपना अजान अवैस की बात करें, वो एग्रेसिव अप्रोच के साथ उन्होंने बैटिंग की है। अब्दुल्ला शफीक भी देखें, डाउन द ग्राउंड की बात कर लें, स्पिनर्स को यूज करना, फुटवर्क है, चाहे डीप इन द विकेट आप कट कर रहे हैं, तो नजर आया कि आप ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच के साथ आप बैटिंग करते हुए नजर भी हैं। और यही आजकल तरीका, आपको पता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर आप थोड़ा सा पैनिक बटन अपना इतना जल्दी आप अनाउंस नहीं करते, आप कोशिश करते हो कि दूसरे बॉलर्स को अंडर प्रेशर आप लेकर, वो पाकिस्तान ने कल किया है। पाकिस्तान के बॉलर्स ने जिस तरीके से फिर कम बैक किए, यहाँ पर 4 खिलाड़ी अभी भी सेकंड इनिंग्स में साजिद खान ने लिए हुए हैं, 2 जोन से अली उस्मान ने लिए हुए हैं, 60 रन की लगभग लीड है इस वक्त अगर आप देखें वेस्ट इंडीज की। तो मैंने इसलिए कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप पाकिस्तान चौथे दिन किस तरीके से 150 के अंदर अंदर इनको आउट करता है, क्योंकि अगर 150 से ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा जो इशू इस वक्त पाकिस्तान का रहा है कुछ अरसे के अंदर, वो टेल एंडर्स को आउट करना है, क्योंकि आपके पास टेरवे क्विक नाम का बॉलर मौजूद नहीं है जो कि रिवर्स स्विंग थोड़ी सी बीच में लेके आ सके। तो अगर वो ज्यादा स्कोर करने में कामयाब होते हैं तो मुश्किलात जरूर होंगी। लेकिन बॉलिंग लाइनअप के ऊपर मुझे पता है बहुत सी तनकीद इस वक्त अब्बास वाले मामले पे हुई है कि अब्बास एक ऐसा प्लेयर है जो 900 प्लस फर्स्ट क्लास विकेट्स लेने के करीब पहुंच चुका है, आप उसको ड्रॉप भी कर देते हो, ये चीज थोड़ी सी समझ से बालातर थी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये दोनों टेस्ट सीरीज इसलिए भी हैं, ये हो चाहे इंग्लैंड की हो, बाबर आजम का पूरा एक जो नक्शा है वो आपके सामने आ जाएगा, कितने वो तगड़े कप्तान बन के वापस आए हैं, कि डिसीजन मेकिंग पावर की आप बात करें, क्योंकि कल जो मुझे भी खबर थी कि बाबर आजम ने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया था कि अब्दुल्ला शफीक को टीम में वापस लेके आना चाहिए, क्योंकि जितना उन्होंने शान मसूद वाली अनफॉर्चुनेट कप्तानी के अंदर उनको इतना मौका नहीं मिला, लेकिन अब्दुल्ला ने बाबर आजम की कप्तानी में काफी अच्छी इनिंग्स खेली हैं, चाहे वर्ल्ड कप के अंदर हो, चाहे आप जब भी वो खेलते गए हैं, तो उनका कुछ अपना इस पर रोल जरूर है। लेकिन ये मैंने कहा ना कि इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपको क्लियरिफिकेशन होगी कितना बाबर आजम इस रोल डिसीजन मेकिंग के अंदर सरफराज अहमद के साथ कितने स्ट्रांग है वर्सेस योर सिलेक्शन कमेटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज पर हम बात कर रहे थे, अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो अब याद करेंगे खूबसूरत अदाकारी से लातादाद किरदारों को अमर करने वाली अदाकारा शमीम आरा को, जिनको हमसे बिछड़े 10 बरस बीत गए।
और शमीम आरा ने अपनी कई दहाइयों तक गिना कदर खिदमात पर बहुत सारे अवार्ड्स भी अपने नाम किए और 2016 को लंदन में 78 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिली। लेकिन उनकी यादें आज भी हमारे दिलों में, उनके सब फैंस के दिलों में ताज़ा हैं। इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।